नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई है 2025 वाली, इस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। और बात करें तो इससे पहले जो है हमने मैथ हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट बनाया गया है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर हिंदी हो। सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक उठाया है, हमारा जो रहेगा यह जीएस के प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें से जो हम उठाएंगे टॉपिक, इतिहास का पहले प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद क्रमागत से जो भी दिया गया है, जैसे बात करते हैं इसमें दिया गया होगा। देखिए, इसमें दिया गया है पहले सामान्य ज्ञान में इतिहास है, उसके बाद भूगोल है, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके बाद अर्थव्यवस्था। तो हम क्रमागत से वीडियो अपलोड करेंगे। पहले इतिहास के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको कवर कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है भूगोल का नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम से या फेसबुक, कहीं से आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं इतिहास से। देखिए, इसमें इतिहास का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब इनके बारे में देखते हैं व्याख्या में क्या क्या दिया गया है। इस बुक में दोस्तों बात करते हैं, अंकित भाटी सर की जो बुक आई है, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उससे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी व्याख्या भी की गई है। जैसे इसमें किया गया है कि भारतीय पुरातत्व के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और अलेक्जेंडर कनिंघम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वह आगे वाले जो जीडी के पेपर होंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वह संभावना इसमें दी गई है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यह क्वेश्चन तो पूछा गया था। आगे बताया गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्थापना की इसके पहले महानिदेशक भी थे। अगर पूछ लिया जाएगा प्रश्न में आपसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1861 में की गई थी। कब की गई थी? 1861 में की गई थी। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल था। भारतीय जो है पुरातत्व महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे हुनसागी जो है यह पूरा पाषाण काल का स्थल है। अब इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यह दिया गया, इसके बारे में व्याख्या दी गई है। इसमें कहा गया है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल हुनसागी जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले जीडी के एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हुनसागी जो पुरातात्विक स्थल है वह किस राज्य में है, तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करते हैं चिराद, बुर्जहोम, मेहरगढ़, यह जो तीनों स्थल है यह नवपाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था। कम्मकार किसे कहा जाता था, तो कम्मकार जो कहा जाता था भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को कहा जाता है। भूमिहीन जिसके पास भूमि नहीं होती है लेकिन खेतिहर मजदूर होते हैं उन्हें कहा जाता था कम्मकार कहा जाता है। वर्तमान समय में कामकारी का भी कहा जाता है, उसे कह सकते हैं हम काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता था। भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं होती है और खेती करने में वह मजदूर हैं तो उन्हें कहा जाता था कम्मकार प्राचीन काल में। अब इसकी व्याख्या दी गई है, देखिए व्याख्या में बताया गया है कि कम्मकार एक तमिल शब्द है। कम्मकार जो है एक तमिल शब्द है जिसका संबंध जो है भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से था,
और ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। जो कम्मकारी शब्द है यह तमिल भाषा का शब्द है। तमिल भाषा के मजदूर जो हैं, ये जो कम्मकारी है ये भूमिहीन मजदूर, इनके पास भूमि नहीं होती है, यह जो जमींदार लोग होते हैं उनके खेतों में काम करते हैं और इनको काम के बदले में जो है नगद पैसा दिया जाता था या फिर वो जो काम करते हैं उनकी मेहनत के बदले कोई वस्तु दी जाती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों के मुख्य रूप से किसकी जगह जो है लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो आप कहेंगे कांसा के जगह जो है लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ऑप्शन इसके व्याख्या देखते हैं क्या बताया गया है इस बुक में। व्याख्या में बताया गया है कि कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया। लौह युग के दौरान मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों के रूप में कांसे की जगह जो है लोहे का उपयोग होने लगा था। ठीक है, लोहे का उपयोग होने लगा था कांसे की जगह। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? किस चीज़ को बनाने के लिए तांबा और टीन का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? तो आप कहेंगे कांस्य की वस्तु बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं तांबे और टीन का प्रयोग करते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पहले व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा था और उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है माइक्रोलिथ खाली स्थान का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। जो माइक्रोलिथ था वह किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। किसके रूप में? सिक्के के रूप में, छोटे पत्थर के औजारों के रूप में, कपड़े के, या फिर मिट्टी के बर्तन। तो माइक्रोलिथ से आप कहेंगे छोटे पत्थर के औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है माइक्रोलिथ जो है छोटे पत्थर के औजार होते थे, इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने में किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के हथियार हुआ करते थे जो नुकीले होते थे। जैसे बात करते हैं कुछ इस प्रकार के होते थे, नुकीला होते थे और यह धारदार भी होते हैं, ब्लेड के समान होते हैं, धारदार होते थे, जो उस समय के मनुष्य जो है शिकार करने में इसका प्रयोग करते थे। यही हमसे बताया गया है माइक्रोलिथ के बारे में। अगला प्रश्न है, कह रहा है मोहनजोदड़ो का नाम, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है जो भाषा मुर्दों का टीला है? मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है, किस भाषा का है और जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है या किसका अर्थ होता है? तो आप कहेंगे यह सिंधी भाषा का है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है या मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं तो इसके बारे में बताया गया है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे बताया गया है संधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे। कौन किए थे? मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? 1922 में राखाल दास बनर्जी किए थे। अगला है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न में कि मोहनजोदड़ो है
यह कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि इसमें बताया जा रहा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भाषा की कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो आप कहेंगे खरोष्टी लिपि है। यह दाईं ओर से अर्थात इधर से आप लिखना शुरू करेंगे और यहाँ बाईं ओर जो है समाप्त होगी। दाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे, बाईं ओर समाप्त होते थे। इसके बारे में व्याख्या की दी गई है, इसको देखते हैं। देखिए, इसके बारे में बताया गया है कि प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेस को दिया गया है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार पढ़ा था खरोष्टी लिपि को। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? अपने नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आप कहेंगे नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख विशेषता थी। इसकी एक प्रमुख विशेषता थी नगरीय नियोजन। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? एक मोहनजोदड़ो था और दूसरा हड़प्पा था, और सिंधु घाटी को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस सिंधु घाटी हड़प्पा कालीन में जो है रथ की प्रतिमा कहाँ से मिली है दोस्तों? तो आप कहेंगे दैमाबाद से मिली है। रथ की प्रतिमा कहाँ से मिली है? दैमाबाद से। दैमाबाद के बारे में पढ़ते हैं तो दैमाबाद के बारे में बताया गया है इसमें कि दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है। पहली बात है, दैमाबाद आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। दैमाबाद कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है, और यहाँ से जो है रथ की मूर्ति प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है आपसे कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वैदिक काल में जो रावी नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे परुष्णी या फिर पुरुष्णी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो आप कहेंगे परुष्णी के नाम से भी जाना जाता है। और नदियों के बारे में बताया गया है, जैसे प्राचीन नाम चिनाब, वर्तमान समय में जो नदी है इसको प्राचीन समय में कहा जाता था अस्किनी। व्यास नदी को कहा जाता है विपाशा। झेलम नदी को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? वितस्ता कहा जाता था। गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। गोमल नदी को वर्तमान समय में जो है गोमल नदी वर्तमान समय में है और प्राचीन नाम इसे गोमती दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो आप कहेंगे उपनिषद का जो केंद्रीय विषय था वह था दर्शन एवं ज्ञान था। क्या था? दर्शन एवं ज्ञान था। इसके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है इस बुक में। इसमें बताया गया है कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा वेदांत किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या की बात की जाएगी तो कितने हैं? 108 है। कितने उपनिषद हैं? तो आप कहेंगे 108 हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि चार वेदों में से किसमें जो है बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह बताया गया है? किस वेद में बताया गया है जादू टोना का? तो आप कहेंगे यह अथर्ववेद से बताया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना
या फिर तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। बताया गया है कि अर्थवेद जो है, अर्थवेद एक अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। दूसरी लाइन कह रहा है कि अथर्ववेद में ब्रह्मा, ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना या तंत्र मंत्र आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो तंत्र मंत्र जादू टोना का जो वर्णन किया गया है यह अथर्ववेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप कहेंगे जो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में बताया गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया थी। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया की। इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के तत्पश्चात इनका लालन पालन, इनका जो पालने का काम की थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध को पालने पोसने का जो काम की थी इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो पहली महिला जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली कौन थी? तो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि बुद्ध चरित बुद्ध चरित सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो आप कहेंगे इसको लिखने वाले जो हैं अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। और जो मुख्य रचनाकार है, प्रमुख ग्रंथ जो दिए गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे पूछ लिया जाएगा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मिलिंद पन्हो के लिखने वाले जो हैं नागसेन द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा माध्यमिक सूत्र किसने लिखा है? तो आप कहेंगे नागार्जुन ने लिखा है। पूछ लिया जाएगा अभिधर्म कोश किसके द्वारा लिखा गया? अभिधर्म कोश यह लिखा गया वासुबंधु के द्वारा लिखा जाएगा। और पूछ लिया जाएगा, एक मिनट, पूछ लिया जाएगा आपके कि विश्व विधमग जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर का खाली स्थान के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि जो मंदिर है वह किसके जीवन से सीधा संबंध रखता है? तो आप कहेंगे भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध रखता है महाबोधि मंदिर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, तो आप कहेंगे कि महाबोधि मंदिर जो है बोध गया, कहाँ है? बोध गया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो है घोषित किया गया था। पूछ लिया जाएगा महाबोधि मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। और जो महाबोधि मंदिर है इसको 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? कौन शासक था जो जैन धर्म अपनाया था और जैन धर्म अपनाने के बाद जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के अनुसार अपने प्राण को त्यागा था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मातुनुयायी था। कहना कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जो है जैन मातानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य जिसका नाम था भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में, जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहाँ अपने प्राण जो है
उपवास करके प्राण को त्याग दिया था। किसके? संलेखना विधि, कहीं कहीं मिलता है आपको, यहाँ दिया गया है। संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। जो कौटिल्य थे वह किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह कौटिल्य थे। ठीक है, कौन है? कौटिल्य है। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, कौटिल्य के बारे में बताया गया है, देखते हैं क्या बताया गया है। देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौटिल्य को किस नाम से और जाना जाता है? आप कहेंगे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो दूसरा मुख्य शिलालेख है उसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक गुहालेखी अभिलेख होते हैं, एक स्तंभलेखी होते हैं, एक शिलालेखी होते हैं। शिलालेखी होते हैं जो अर्थात पत्थर पे लिखे, जो पत्थर पे लिखे शिलालेख, जो पत्थर पे लिखे अभिलेख होते हैं उसे शिलालेख कहा जाता है। स्तंभ पे लिखे लेख को कहा जाता है स्तंभलेख। गुहालेख अर्थात इसे कहा जाता है गुफा में जो लेख मिले हैं उसे गुफालेख भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बताया गया है कि अशोक ने द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों में सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चेर जिसे कहा जाता है चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इन शिलालेखों में मनुष्य एवं पशुओं, कह रहा मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। पूछ लिया जाएगा कि सम्राट अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ किसकी और चर्चा की गई है? तो आप कहेंगे मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में भी बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था, अर्थात जो है उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। यह भी पूछा जाता पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो आप कहेंगे रुद्रदामन प्रथम था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। इसके बारे में बताया गया है कि शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में इस स्थित झील में जो है जीर्णोद्धार करवाया था, अर्थात पुनः निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, पूछा गया है दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? पूछा गया है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है वह किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो आप कहेंगे गुप्त काल में करवाया गया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बताया गया है इस बुक में। इसमें बताया गया है कि गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली, कहाँ है? दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। पूछ लिया जाएगा कि अभी पूछा है कि दिल्ली में जो स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो आप कहेंगे गुप्त वंश। अगले एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली में जो महरौली लौह स्तंभ है वह किस शासक ने निर्माण करवाया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासकों ने किया था? तो आप कहेंगे विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है पाल शासकों द्वारा की गई थी। पाल शासकों में किसने करवाया था? अब व्याख्या में बताया गया है। देखिए यहाँ कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। पूछ लिया जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे धर्मपाल ने किया था और यह पाल वंश का संस्थापक भी था। कह रहा है कि यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में स्थापित किया गया है। अगर पूछ लिया जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने उसका निर्माण करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। यह विश्वविद्यालय कहाँ है स्थित, तो आप कहेंगे भागलपुर में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी, कह रहा है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है। कह रहा है कि प्राचीन हड़प्पा शहर जो है किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है, तो आप कहेंगे रावी नदी। ठीक है, रावी, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है कि प्रमुख जो है सैंधव स्थल इनके समीप नदी स्थल पूछा गया है कि कौन सा स्थल जो बताया गया है इसमें, कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था। जैसे इसमें बताया गया है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था, तो आप कहेंगे सिंधु नदी। आलमगीरपुर किसे, हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे था, घग्घर नदी। लोथल किस नदी के किनारे था, तो आप कहेंगे भोगवा नदी। चनहूदड़ो किस नदी के किनारे था, तो आप कहेंगे सिंधु नदी। रोपण जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला दिया गया है सुतका गेंडोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर के प्रश्न में, कह रहा है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है, मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है, तो आप कहेंगे यह 99% कवर करती है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में बांटा है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः जो है वर्तमान समय के कहाँ से प्राप्त हुआ था। जो तांबा मिला था हड़प्पा वासियों को वह कहाँ से मिला था, राजस्थान से, तमिलनाडु से, केरल से या फिर उड़ीसा से, तो आप कहेंगे वर्तमान जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा वासियों को तांबा मिला था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस कह रहा है कि लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने का एक हथियार के रूप में किया जाता था। लौह युग का सबसे आम उपकरण कौन सा था जिसका उपयोग जो है लकड़ी के पेड़ों को काटने या फिर लकड़ी काटने या फिर एक हथियार के रूप में काम करता था, क्या था वह, तो उसका नाम दिया गया था कुल्हाड़ी था। क्या था, कुल्हाड़ी था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। किस नदी का नाम जो है ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे गंगा नदी का जो है एक बार उल्लेख मिलता है। और सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है, देखिए व्याख्या में बताया गया है आपसे, कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार मात्र उल्लेख मिलता है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु नदी मानी जाती थी। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि गंगा नदी को कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो एक बार उल्लेख मिलता है। यमुना नदी को कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे 3 बार उल्लेख मिलता है। और ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक जो पवित्र साफ से साफ सुथरी नदी मानी जाती थी वह सरस्वती नदी थी, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि खाली स्थान दिया गया है, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। धुनों और मंत्रों का संग्रह कौन सा हो जाएगा, जहाँ धुन, धुन अर्थात आपसे संगीत से संबंधित पूछा जा रहा है, तो संगीत से संबंधित कौन सा वेद होता है, तो आप कहेंगे स से संगीत, स से साम वेद हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत का जो संगीत का उल्लेख मिलता है वह सामवेद में मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, कह रहा है कि ऋग्वेद में
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। तीसरे मंडल में किस मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर कह रहा कि सामवेद में यज्ञों, जब यज्ञ होता था उसके अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह भी है। और कह रहा है कि अथर्ववेद में जो है जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है। यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। पूछा गया है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? इनमें सबसे पुराना कौन सा वेद है? तो सभी को पता हो जाएगा, ऋग्वेद जो है यह जो है सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया पूछ लिया जाएगा तो कौन सा? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पुराना पूछा था तो डी वाला सही होगा। इसके बारे में बताया गया है कि सबसे नया पूछा जाएगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। गद्य एवं पद्य में लिखित कौन सा वेद है? यजुर्वेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा प्रश्न में आपसे कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, किन तीन वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिलाकर वेद त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो आप कहेंगे मेहरगढ़ जो है यह वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे मेहरगढ़ जो है वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूर जो था यह कर्नाटक राज्य में स्थित था। चिरांद की बात किया जाए तो यह चिरांद या सांड भी कहा जाता है, यह बिहार राज्य में स्थित है। तथा महागढ़ जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं रखते हैं 30 प्रश्न का। आगे के वीडियो में जो है 30 प्रश्न से हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको क्वेश्चन जो भी कमी हमारे अंदर है आप कमेंट करके हमें बताइएगा, या हम थोड़ा जो इसका व्याख्या दी गई है उसको बताने में हम असमर्थ हैं, या फिर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ा रहे हैं, जो भी है आप हमारे बारे में एक बार कमेंट जरूर लिखिएगा, या फिर वीडियो को कंटिन्यू करें या फिर वीडियो को यहीं बंद कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, इस बुक का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैथ और हिंदी का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।